हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने एजुकेशनल चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। अच्छा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन नैतिक विकास से पूछे जाते हैं उसमें कोहलबर्ग को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जबकि नैतिक विकास के अंतर्गत कोहलबर्ग को भी पढ़ना है और जीन पियाजे को भी पढ़ना है। लेकिन आज हम आपके सामने जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कोहलबर्ग। हम आज पढ़ेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले या कोहलबर्ग की विचारधाराओं को जानने से पहले ये जान लिया जाए कि वास्तव में नैतिकता होती क्या है, मॉरल क्या होता है। तो निश्चित ये बहुत ही अनजाना सा शब्द नहीं है हमारे और आपके लिए। हम अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। हम कहते रहते हैं कि आज समाज में मॉरल वैल्यूज जो हैं वो गिर रही हैं, उनका हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। तो वास्तव में ये होता क्या है, तो मॉरलिटी क्या होती है। तो अगर आपने शैशवावस्था, बाल्यावस्था या अवस्थाओं को पढ़ा होगा तो वहाँ आपको एक विशेषता बताई जाती है कि बालक जब जन्म लेता है तो वो सामाजिक और नैतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से वो परिपक्व नहीं होता, या कह सकते हैं उसके अंदर नैतिकता और सामाजिकता की कमी पाई जाती है। यानी कि जन्म के समय बालक में न तो सामाजिकता पाई जाएगी न तो नैतिकता पाई जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्या बालक करता है कि हम कहते हैं कि सामाजिकता और नैतिकता नहीं पाई जाती है। तो अब देखेंगे कि बालक क्या करता है। बालक किसी से व्यवहार करते समय किसी को उतना उचित महत्व नहीं दे पाता है। यहाँ उचित शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। ये उचित जो होता है इसी का सीधा संबंध जो होता है वो नैतिक पहलू से होता है। हम जिन चीज़ों के आधार पे समाज में उचित अनुचित का निर्णय लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मोरल है, वो हमारे कहीं ना वो क्या है, वो नैतिकता है हमारी, वो हमारी मोरलिटी है। तो नैतिकता का सीधा संबंध किससे हो गया, उन चीज़ों से हो गया, उन तथ्यों से हो गया जिनके आधार पे हम उचित अनुचित का निर्णय करते हैं। अब सवाल उठता है कि उचित अनुचित का निर्णय हम कैसे करते हैं। तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ नियम होते हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो समाज जिन नियमों को बनाता है उन नियमों के आधार पर यह क्या करता है, आपके व्यवहार का वो इवोल्यूशन करता है। जिससे कोई ऐसा व्यवहार भी हो सकता है जो इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में नैतिकता के दायरे में आ जाए, हो सकता है कहीं पे और वो नैतिकता के दायरे में न आ जाए। आप पाश्चात्य देशों को अगर देखेंगे तो हो सकता है वहाँ का कोई व्यवहार वहाँ के हिसाब से नैतिक माना जा सकता है, लेकिन ठीक वही व्यवहार हमारे देश में अनैतिक की श्रृंखला में आ जाएगा। अब अक्सर कहते हैं कि भैया ही भारत और अमेरिका ना हो कि ऐसा चलत है, ऐसा व्यवहार करत है। इसका मतलब ये होता है कि हर जगह की मॉरल वैल्यूज जो होती हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जीन पियाजे ने एक परिभाषा दी है नैतिक विकास की। उन्होंने कहा है कि नैतिक विकास जो होता है वो न्याय के परिपक्व व स्वस्फूर्त संप्रत्ययों की प्राप्ति है। जैसे जैसे हम न्याय यानी कि नियमों के रूप में हम परिपक्व होते चले जाते हैं उसके आधार पे हमारे मॉरल वैल्यूज बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, स्वस्फूर्त संप्रत्यय। इसका मतलब जब हम सोशल इंटरेक्ट होते हैं, जब हम किसी से सोशली इंटरेक्ट मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया, जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया में भी समाज के प्रति हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा निर्मित होती चली जाती है कि हमको किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किसको कितना महत्व देना है। इन सब चीज़ों को भी हम क्या जानते हैं, अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जानते रहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें किस योगदान कर रही हैं, ये दोनों ही चीजें हमारे मोरल वैल्यूज को क्रिएट कर रही हैं या उसका डेवलपमेंट कर रही हैं। यानी कि नैतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में जीन पियाजे की वो परिभाषा जिसमें उन्होंने कहा है कि नैतिक विकास न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त संप्रत्ययों की प्राप्ति है। एक अच्छी परिभाषा जिसके आधार पर आप नैतिकता को समझ सकते हैं। तो नैतिकता से एक बात तो एकदम क्लियर है कि नैतिकता का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं किन चीजों से है, नियमों से है। किन नियमों से है, उन नियमों से है जिनके आधार पर समाज जो है वो व्यवहार करता है, या कह सकते हैं कि उन नियमों से जिनके आधार पर समाज बेहतर ढंग से संचालित हो सकता है। क्योंकि समाज में बनाए गए नियम कोई ऊपर वाला आके नहीं बना गया है, हम आप जैसे लोगों ने ही क्या किया है, समाज के कुछ नियम बनाए हुए हैं और हम उन्हीं नियमों के आधार पर ही किसी व्यवहार की तुलना करके ये कहते हैं कि ये नैतिक है या अनैतिक है।
तो वो नियम अगर हम ही लोग बनाए होंगे तो निश्चित रूप से वो नियम ऐसे होंगे जिसकी सहायता से एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। तो हर समाज क्या करता है, अपने नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है, और वो नैतिक मूल्यों के अंदर होते क्या है, कुछ नियम होते हैं, कह सकते हैं कुछ पाबंदियां होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं व्यवहारों की, जिसके आधार पर हमको व्यवहार करना होता है। और उन्हीं सीमाओं के अंदर जो रहेगा तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति नैतिक है, और उस सीमाओं को लांघ जाएगा उसे हम कहेंगे कि यह व्यक्ति कैसा है, अनैतिक है। तो कहीं ना कहीं नैतिकता का संबंध किससे हो गया, नियमों से, कह सकते हैं पाबंदियों से, कुछ सीमाओं के द्वारा इनको क्या करते हैं, बांध दिया। मतलब कि नियमों, आप देखे होंगे कि 6, 7, 8 में हमको पढ़ाया जाता है नैतिक शिक्षा। उस नैतिक शिक्षा में क्या किया जाता है, विभिन्न कहानियों की सहायता से या अलग अलग चीज़ों की सहायता से हमें नियम ही बताए जाते हैं कि बड़ों के आने पे ऐसा करना चाहिए, 2 लोग बात करें तो नहीं, ये सारे नियम ही बताए जाते हैं, झूठ। तो तमाम तरह की हमको नैतिकता का विकास किस रूप से होता है, नियमों का ज्ञान करा करा के। लेकिन जब बालक पैदा होता है, वो शैशवावस्था में होता है शुरू में, तो वो नियमों को अभी नहीं जान रहा होता है। तो फिर उसका व्यवहार का केंद्र बिंदु क्या होता है, उस व्यवहार का केंद्र बिंदु उसकी स्वार्थता होती है। अब सोचिए वो स्वार्थता के ऊपर ही व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि जब बालक पैदा होता है तो उसके मन मस्तिष्क में या उसके अंतःकरण में एक ईद पाया जाता है, इसी को लेकर वो पैदा होता है। इसी ईद के प्रभाव के कारण बालक उन्हीं चीजों को करना पसंद करता है जिससे उससे, या कह सकते हैं उसके इंद्रिय जनिक सुखों में वृद्धि होती है, कह सकते हैं उसके सुखों में वृद्धि, उसकी भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। उन्हीं के आधार पर वो क्या करता है, व्यवहार करता है। तो जब उनके आधार व्यवहार करेंगे तो पक्का है कि आप दूसरों की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को कहीं ना कहीं, कभी न कभी क्या करेंगे, ठेस पहुंचाएंगे, तो आप नैतिक नहीं कहलाएंगे। तो इस रूप में बालक क्या होता है, शुरू में वो स्वार्थी होता है और उन नियमों को चूंकि मानता या जान नहीं रहा होता है, और जान भी जाता है जब कुछ दिन तक उन्हें मान नहीं पाता या स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे बालक अपनी अवस्थाओं में आगे की ओर बढ़ता है, एक समय ऐसा भी आता है कि उन नियमों को वो जान भी जाता है और मानने के लिए तत्पर भी होता है। फिर एक ऐसी भी स्थिति आती है कि नियमों को जानने के बाद भी उसको एक्सप्लेन करने लगता है कि ये नियम हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। हम अक्सर तक देते समझ में, हम सामने अक्सर बच्चे ये बोलते या बड़े लोग बोलते मिल जाएंगे कि ये नियम वही अच्छे होते हैं जो समाज का भला करें। लोग कहते हैं कि नियम हमारे लिए बनाए गए हैं कि हम बेहतर ढंग से जी सके, नियमों के लिए हम नहीं बनाए गए हैं। नियम हमारे लिए बनाए गए हैं कि वो हमें बेहतर जीवन दे सके। इसलिए आप देखते होंगे कि संविधान के अंतर्गत जो नियम बना के सन 1951 में प्रतिपादित कर दिया गया था, उसके 1950 में सॉरी, उस समय भी क्या हुआ, उस समय से लेकर आज तक अनेकों संशोधन हुए हैं संविधान में। क्योंकि जो संविधान के नियम उस समय उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, धीरे धीरे वो प्रासंगिक नहीं होते चले गए, कहीं न कहीं वो हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं थे। तो क्या हुआ, लगातार हम संविधान में संशोधन करते चले आ रहे हैं। इससे एक बात तो पक्का है कि अगर नियम बदल रहे हैं, अगर ये नियम क्या है, परिवर्तनशील हैं, जिन नियमों की बात हम कर रहे हैं कि नियमों की परिपक्वता से क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है, वही नियम परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बदल रहे हैं तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, बदलना शुरू कर देगा। इसका मतलब कि देश काल और परिस्थिति के आधार पर नियमों में परिवर्तन होता है, और जब नियमों में परिवर्तन होता है तो किसमें परिवर्तन होगा, नैतिकता में परिवर्तन होगा। इसलिए आप देखेंगे कि देश काल परिस्थिति में जो नैतिक मूल्य होते हैं वो लगातार क्या हो रहे होते हैं, परिवर्तित हो रहे होते हैं। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समयों के बाद, कुछ वर्षों के बाद इसमें परिवर्तन निश्चित होते हैं। तो ये परिवर्तन क्यों होते हैं, क्योंकि जो पुराने बनाए गए जो नियम होते हैं उसके आधार पर समाज में थोड़ी बहुत विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन विसंगतियों को न उत्पन्न होने दिया जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नियमों में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ता है, ये कह सकते हैं ढील देनी पड़ती है, उन पाबंदियों को थोड़ा कम करना पड़ता है, कभी कभी बढ़ाना पड़ता है। तो क्यों, इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारा समाज बेहतर हो सके। तो नैतिकता क्या होती है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, उनमें कुछ नियम और पाबंदियां होती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज को बेहतर रूप में विकसित करना। और चूंकि उन नियमों को हम इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, ये सारी क्या होती है, लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए हमें नियमों को भी बदलना पड़ता है। और जब नियम बदल गए तो क्या बदल गया, नैतिक मूल्य बदल गए। इसका मतलब कि नैतिकता जो होती है वो समय काल परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है। निश्चित रूप से आपको ये तो समझ ही में आ गया होगा कि नैतिकता क्या होता है या नैतिक मूल्य क्या होते हैं। अब बात जब यहाँ जीन पे आ जाए कि एक बार हो चुकी है, तो यहाँ ये भी जान लिया जाए कि
जीन पियाजे ने एक नैतिकता के ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम अक्सर पूछ दिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं इनकी क्या थी। नैतिकता न्याय के परिपक्व तथा स्वस्फूर्त संप्रत्ययों की प्राप्ति है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब इनकी बुक का नाम क्या है? तो जीन पियाजे ने जो बुक लिखी है उसका नाम है मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है? तो जीन पियाजे ने लिखी है। ठीक, तो जीन पियाजे की ये परिभाषा और ये बुक का नाम। अब आते हैं कोहलबर्ग के ऊपर। तो कोहलबर्ग ने नैतिकता की जो अवस्थाएं दी हैं, जो अपना सिद्धांत दिया है, उसको उन्होंने किस प्रकार से स्थापित किया है? तो कोहलबर्ग ने, हमने पहले जिक्र किया कि नैतिकता का संबंध किससे होता है? कुछ नियमों से होता है, जिसके अनुसार हम उचित अनुचित का भेद कर पाते हैं कि यह व्यवहार उचित है कि अनुचित है। तो ये उचित अनुचित को जानने के लिए ही कोहलबर्ग ने कुछ बच्चों का चुनाव कर लिया। उन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों को चुना और उनके सामने कुछ कहानियां प्रस्तुत की। उन कहानियों की विशेषता क्या थी? हर कहानी में कुछ न कुछ नैतिक दुविधाएं थी, कुछ न कुछ मॉरल डिलेमास थे ना। अब उन डिलेमास की सहायता से क्या जानने का प्रयास किया गया कि किस अवस्था का बालक क्या सोच रहा है, कि वो सही है कि गलत है। अब उनके आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष के आधार पर क्या किया? संपूर्ण नैतिक विकास को उन्होंने 3 स्तरों में बांट दिया, 1, 2 और 3। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, कहां से? 4 साल से लेकर 10 साल तक। दूसरा परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल, ये याद रखिए, एक बार पूर्व जोड़ दीजिए और एक बार पश्च जोड़ दीजिए। तो कन्वेंशनल लेवल 10 से 13, और इसके बाद आता है पश्च परंपरागत, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कहां से कहां तक है? 13 साल से मैच्योरिटी तक, जब तक आप मैच्योर न हो जाते हैं तब तक। अच्छा, इसमें जो शब्द है परंपरागत, इससे आप एकदम वाकिफ होंगे। ये कोई बहुत ही अनोखा शब्द नहीं है, हम अक्सर इसको जानते हैं। परंपरागत मतलब क्या होता है? कि वो सारे कार्य जो हम या हमारा समाज बहुत दिनों से, पीढ़ियों से करता चला आ रहा है, तो हम मानते हैं कि ये हमारी परंपराएं हैं। तो परंपराओं में एक चीज ये होता है कि एज इट इज, हम नियमों को या व्यवहारों को एज इट इज करते चले आते हैं, तो वो होती है परंपराएं। यानी कि जो नियमों का निर्माण समाज ने कर दिया है, उन नियमों को आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप परंपराओं के अनुसार चल रहे हैं। तो इसमें जो ये अवस्था है, अगर मोटी तौर पे समझना चाहें तो ये अवस्था क्या है? ये वही अवस्था होगी जिसमें बालक क्या करता होगा? बनाए गए नियमों के हिसाब से चलने का प्रयास करता होगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस अवस्था का बालक नियमों को ज्यादा महत्व देता होगा। ये जो अवस्था है वो नियमों को महत्व देने वाली अवस्था है, नियमों को महत्व देने वाली अवस्था है। ठीक, वो नियमों को जान भी चुका है और उसको महत्व भी दे रहा है। पूर्व मतलब क्या होता है? कि अभी वो नियमों को जाना नहीं है। यहां वो नियमों को जान भी चुका है और उसके अनुसार वो उसको महत्व भी दे रहा है। यहां पे वो नियमों को जाना नहीं है। अब या अगर जाना नहीं है तो फिर किस तरह से व्यवहार करेगा? अब या तो वो अपनी स्वार्थता के आधार व्यवहार करेगा, जो उसे अच्छा लगेगा वैसा व्यवहार करेगा, या तो फिर कैसा व्यवहार करेगा? या बड़े जो उसको बता दिए कि यही करो, यही सही है, तो फिर इसका मतलब कि इस अवस्था में नैतिकता का जो उसका नैतिक जो बिहेवियर होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? या तो उसकी स्वार्थता के ऊपर,
क्योंकि नियमों को तो भी जाना नहीं है, इसलिए उसका लिखा पूर्व परंपरागत स्तर, मतलब ये वो परंपराओं को जान नहीं पाया है, नियमों को नहीं जान पाया है। स्वार्थता या कह सकते हैं जान भी गया होगा तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, जो उसकी प्रवृत्ति है वो एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। हो सकता है नियमों को नहीं स्वीकार करना चाह रहा, लेकिन दबावश बड़े उसको डांट डपक के क्या करते हैं, स्वीकार कराने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे बड़े कहते हैं ना कि जब कोई बड़े आपके घर में आए, अतिथि आए, तो आप कुर्सी छोड़ के उठ जाइए। मन तो नहीं करता है ना जब हम छोटे थे तो, लेकिन उठ जाना पड़ता था। अक्सर बच्चों से कहा जाए तो जाओ सबके पैर छूते, कभी कभी बच्चों को देखिए तो वो शर्म महसूस करते हैं पैर छूने में भी, मतलब वो नहीं करना चाहते, लेकिन कर क्यों रहे हैं, डर की वजह से। तो यहाँ पे वही चीज है, वो बच्चा अभी उन चीजों को समझ नहीं पाया है, या कह सकते हैं स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन या तो डर के कारण या तो किसी लोभ के कारण उन्हें वो करता है। तो स्वार्थता और दबाव, ये दबाव का मतलब कह सकते हैं कि दंड के प्रभाव में, तो दंड के प्रभाव में क्या करता है, वो इस अवस्था में काम करता है। तो पहली अवस्था कुछ ऐसी है जिसमें वो अपनी स्वार्थता को ध्यान में रखता है और नियमों का अनुसरण करता है, या तो किसी दबाव या दंड के प्रभाव के कारण क्या करता है, वो नियमों को स्वीकार करने लगता है। स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है उसकी, वो जान भी चुका है लेकिन नहीं स्वीकार करना चाहता, क्योंकि वो उन चीजों को अपने हिसाब से सही नहीं समझ रहा है। कहता है ये क्या बात हुई। फिर इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में वो नियमों को जान भी चुका है, कहीं ना कहीं उसको स्वीकार भी कर लिया है, इसलिए वो नियमों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। अंतिम अवस्था क्या है, पश्च परंपरागत अवस्था, क्योंकि नियमों को तो जान ही चुका था, लेकिन पश्च मतलब कि अब परंपरागत, मतलब उन नियमों को जान लेने के बाद कौन सी अवस्था है, मतलब नियमों को जान लेने के बाद वो तर्क करना शुरू कर दिया। क्या तर्क करना शुरू कर दिया कि ये नियम हमारे लिए बेहतर नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपने नियम बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या करना शुरू कर दिया, नियमों का संशोधन करना प्रारंभ कर दिया है। तो यहां अभी उन नियमों को जान रहा था लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा था, स्वार्थता और दबाव या दंड के कारण क्या स्वीकार करना शुरू किया। फिर यहां आते आते उसने क्या किया, यहां आते आते उसने नियमों को अच्छे से जान भी लिया और समझ भी लिया कि हमारे लिए और हमारे समाज के लिए यही बेहतर है, तो उनको बनाए रखने का पूरा प्रयास करता है। और इस वाली अवस्था में क्या होता है, इस वाली अवस्था में यह होता है कि बालक नियमों को जानने के बाद अब सापेक्षिक रूप से सोचना शुरू करता है कि नियम तो सही है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहां पे वो क्या करना शुरू कर देता है, अब वो कहीं न कहीं नियमों में संशोधन करने का प्रयास करने लगता है, यानी कि नियमों से हटकर भी कुछ व्यवहार करने का प्रयास करता है या उन्हें सही ठहराने लगता है। हमने कहा ना कि नैतिकता क्या करती है, उचित अनुचित का, हमको एक तरह से उचित अनुचित का निर्धारण करने में हमारी सहायता करती है, या कह सकते हैं कि उसी के आधार पर हम उचित अनुचित में निर्णय करते हैं। तो यहाँ पे तो वो एकदम एज इट इज उसी के आधार पर करेगा, लेकिन यहाँ आने पर उसके मानदंड थोड़े बदलने लगेंगे। अब वो खुद के नियम बनाएगा, कहेगा ये हमारा नियम है। तो इस ढंग की अवधारणा यहाँ। तो इन तीनों से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एज पूछ सकता है 4 से 10, नाम पूछ सकता है आपसे, यहां तक तो आप इतना ही याद रखिएगा। इसके बाद इन तीनों के अंतर्गत कुछ सब स्टेजेज हैं, या कह सकते हैं उप अवस्थाएं हैं, जिनकी संख्या 6 है। एक्चुअली में उनकी संख्या 7 है, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप गिनेंगे उनको तो 7 आएंगे, लेकिन 0 वाले को हम मानते नहीं हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए हैं, तो आप कहेंगे 3। अगर मान लो उसमें ऑप्शन 3 नहीं है तो 6 को ट्राई करिएगा, तो 6 मान सकते हैं। या अगर पूछे कितने उप अवस्थाएं दी हैं, तो सीधे किसको टिक करेंगे, 6 को। कितनी मुख्य अवस्थाएं दी हैं या कितने मुख्य स्तर दिए हैं, तो 1 2 और 3। ठीक है, चलिए अब उसको डिटेल जानते हैं बारी बारी से। ठीक, तो कोहलबर्ग का जो पहला स्तर, उसका नाम क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, 4 से 10 वर्ष। इसकी कितनी उपअवस्थाएं हैं, तो 3 है। लेकिन कोहलबर्ग ने जब इनकी काउंटिंग करनी शुरू की तो 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 इस तरह से वो बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे पूरी संख्या तो आ जाएगी 7, लेकिन जो उन्होंने जो सीरियल में प्रदान किया उसमें कितने आते हैं, 6। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप कहेंगे 6, 7 नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से हुआ है। अब आते हैं इसकी पहली अवस्था को देखते हैं, नाम क्या है, आत्म केंद्रित निर्णय, ईगो सेंट्रिक जजमेंट। ईगो सेंट्रिक क्या होता है, आपने जीन पे आज हम पढ़ा होगा, ईगो सेंट्रिक क्या होता है, आत्म केंद्री, मतलब कि बालक ये सोचता है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं केवल उसी के लिए हैं, सब कुछ केवल उसी के लिए, ऐसा वो सोचता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो वो कैसा होता है, वो स्वार्थी हो जाता है।
तो यानी कि उसका सारा का सारा जो व्यवहार होता है वो उसकी स्वार्थता के ऊपर निर्भर करने लगता है। उसके सारे निर्णय जो होते हैं वो उसकी स्वार्थता के प्रभावित होना शुरू कर देते हैं। तो इस अवस्था का जो नैतिक विकास है वो मुख्य रूप से किससे से नियंत्रित होगा? तो आप कह सकते हैं कि इस अवस्था का जो उसका विकास होगा वो स्वार्थता पे। जिन चीजों को वो पसंद करेगा उन व्यवहारों को वो सही समझेगा और करेगा, जिनको नहीं पसंद करेगा उन्हें वो नहीं करेगा। तो आत्म केंद्रित निर्णय में उसका जो जजमेंट होगा, उसका जो निर्णय होगा, वो निर्णय किसके ऊपर आधारित करेगा? उसकी स्वार्थता के ऊपर। अब अगर वो जो डिलेमास थे, जो मॉरल डिलेमास जो उन्हें प्रस्तुत किया गया था उन बच्चों के ऊपर, 10 से 16 साल के बच्चों के ऊपर, तो जो इस अवस्था के बच्चे रहे होंगे वो क्या करेंगे? वो अपनी स्वार्थता के आधार पर निर्णय लेंगे। अब वो जो कहानी की बहुत फेमस सी है कि पति पत्नी में से जो पत्नी थी वो बीमार पड़ जाती है और उसकी दवा एक फार्मासिस्ट के पास थी जो उसके ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो उस कंडीशन में वो पति जाता है और उसकी शॉप से या उसके मेडिकल स्टोर से क्या करता है? उस दवा को चुरा लाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि यही इस समय बेहतर है। चोरी करना पाप है, सही बात है, लेकिन अभी क्या है? अभी यही ज़्यादा जरूरी है, तो उसने ये किया। अब इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप इस बच्चे से पूछेंगे कि उसने सही किया कि नहीं किया, तो चूंकि ये स्वार्थी व्यक्ति है, इसकी सोच जो है वो स्वार्थता के ऊपर आधारित है, तो वो अपनी पत्नी या अपनी माँ या अपने किसी घनिष्ठ की जान बचाने के लिए चोरी तो कर ही सकता है। तो वो क्या इस स्थिति में क्या कहेगा कि हाँ, उसके द्वारा किया गया ये बिहेवियर कैसा होगा? सही होगा। अच्छा, इस वाले व्यू पे जो उन्होंने वो जो कुछ मॉरल डिलेमास दिए थे उनके ऊपर हम अंत में एकदम एक चार्ट बना के उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले जानते रहिए एक एक करके। तो आत्म केंद्रित निर्णय में जो उसका व्यवहार होगा, जो उसका निर्णय होगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा? उसकी स्वार्थता के ऊपर। आइए दूसरा, दंड तथा आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। नाम ही में छुपा है। अगर ये नाम आपको याद है, नाम एकदम याद रखिएगा, क्योंकि नाम ही ज़्यादा पूछता है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। सीटेट में डिटेल पूछता है, तो जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ उदाहरणों के साथ साथ ये सीटेट में काम आएगा। यूपी टेट में आपको सिर्फ इतना ही नाम याद रखिए, उसका मतलब थोड़ा सा याद रखिए। और अगर आप बीएड या इन तरह के कोर्सों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एज इट इज हर एक चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो दंड तथा आज्ञा पालन, अगर ये नाम याद है तो नाम में क्या चुका है? वो आज्ञा पालन करेगा, चीजों को स्वीकार करेगा, निर्णय लेगा, लेकिन किसके आधार पर? दंड के आधार पर। इसका मतलब ये होता है कि बालक जो है वो दंड के प्रति क्या हो रहा है? चिंतित हो रहा है। अब उसके मन में ये भाव है कि ये काम हम करेंगे तो दंडित किए जाएंगे, इसलिए वो व्यवहार करना बंद कर देगा। तो अगर इस अवस्था में आने के बाद अगर आप बालक से ये पूछेंगे कि उसने जो चोरी की वो सही किया कि नहीं किया, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि चोरी करने में पुलिस आएगी और पकड़ के जाके जेल में बंद कर देगी। तो इस अवस्था का बालक क्या है? वो दंड से भयभीत हो रहा है, तो उसके सारे निर्णय किसके ऊपर आधारित हो जाएंगे? दंड के ऊपर। तो इस अवस्था में अगर बालक को नैतिकता का विकास कराना चाहते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि बालकों के गलत कार्यों पे हमें उन्हें दंडित करना चाहिए। फिजिकल नहीं, मेंटल ही सही, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? उन व्यवहारों को वो सही समझने लगेगा। यानी ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो नैतिकता का विकास होता है वो कहीं ना कहीं परिणामों के ऊपर निर्भर करने लगता है कि किसी न किसी व्यवहार का जो परिणाम था वो परिणाम क्या मिला उसको। अगर आप उसे बेहतर परिणाम देंगे तो वो उस कार्य को सही समझने लगेगा, और अगर आप उसे दंडित कर देंगे, गुस्सा हो जाएंगे, जरूरी नहीं है फिजिकल ही दंड दिया जाए, अगर आप उसे गुस्सा भी तो समझ जाएगा कि मेरे द्वारा किया गया ये व्यवहार कैसा है? सही नहीं है। आप देखेंगे कि छोटे जब बच्चे होते हैं वो जब किसी की बाल को नोच लेते हैं या उनको धक्का दे देते हैं या तो उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं, इन तरह के कार्य, या घर में जाके वो आप देखेंगे अक्सर छोटे बच्चे क्या पहुंचते हैं, जब सब लोग सो रहे होते हैं तो बाथरूम में पहुंचकर टब में शैम्पू को घोलकर उससे खेलना शुरू कर देते हैं। तो अगर वहां पे उसकी माँ पहुंचे और हंसने लगे, अरे ये क्या कर दिया, तो फिर क्या होगा? उस दशा में वो अपने द्वारा किए गए उस व्यवहार को कभी गलत समझेगा ही नहीं समझेगा। अगर आप उसे वहां पे दंडित करते हैं फिजिकली या मेंटली, तो क्या होगा? वो समझ जाएगा कि मेरे द्वारा किया गया ये व्यवहार गलत हो, तो अगली बार करने से पहले उसके मन में वो भय रहेगा कि मैं करूंगा तो माँ मुझे डांटेगी या मारेगी। तो आपको याद रखना कि इस अवस्था में उसके निर्णयों में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? तो परिणाम। तो जो दंड है वो उसके, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का व्यवहार या उसके द्वारा लिया गया निर्णय दंड से प्रभावित होता है या भय से प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा दंड तथा आज्ञा पालन। उसके लिए यहाँ पे भय या दंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरी अवस्था ये यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेवेंस ना।
तो ये जो अवस्था है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में उसके अंदर थोड़े से परिवर्तन होने लगते हैं। वो बालक जो भी स्वार्थ को महत्व दे रहा था, दंड को महत्व दे रहा था, यहां आने पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और इसके परिणाम से वो क्या सामाजिकता विकास कैसे होता है, इंटरेक्शन के द्वारा वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगता है। तो जब आप किसी से इंटरेक्ट होंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट विकसित होगा कि कौन बच्चा आपके लिए बेहतर है, कौन बच्चा बेहतर नहीं है, कौन आपके लिए क्या कर रहा है और कौन आपके लिए क्या नहीं कर रहा है। तो इसके आधार पर परिवर्तन क्या आने वाले हैं, फिर धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा कि बालक जो है वो केवल अपने ही आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न नहीं रहेगा, वो ये भी ध्यान देने लगेगा कि अपनी आवश्यकता के साथ साथ जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हैं उनके भी आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए। तो सामाजिकता तो यही सिखाती है। तो जब सामाजिकता का विकास होना प्रारंभ होगा इस अवस्था में, तो क्या होगा, अब उसका जो निर्णय होगा वो स्वयं की आवश्यकता के साथ साथ कैसा होगा, दूसरा अगर किसी व्यक्ति ने उसके साथ बेहतर किया है तो वो भी बेहतर करना चाहेगा, किसी व्यक्ति ने उसके साथ बुरा किया है तो वो बुरा करना चाहेगा, यानी कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसका मतलब कि इस अवस्था को आप याद कर सकते, टिट फॉर टैट। ये कौन सी अवस्था है, तो टिट फॉर टैट की अवस्था है, जैसे को तैसा की अवस्था है। अब मान लो कि एक बच्चा है बैट बॉल खेल रहा है, कोई उसका साथी उसे 6 बॉल खिलाया, तो इसके मन में रहेगा कि मुझे जाने से पहले इसको भी 6 बॉल की बैटिंग करा देनी चाहिए। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। तो ये जो विकास है बालक के अंदर किस अवस्था में आएगा, यांत्रिक सापेक्षिक अवस्था। समझ में आ गया तीनों अवस्था, आत्म केंद्रीय, दंड तथा आज्ञा पालन, आंतरिक सापेक्षता। इन कीवर्ड्स को आप याद रखिएगा, कभी कभी इन कीवर्ड से क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए इनकी अगली अवस्था का नाम क्या है, परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। तो हमने आपको पहले समझाया परंपरागत स्तर क्या होगा कि बालक जो है नियमों को जो जान रहा था अभी केवल उन्हें स्वीकार भी कर लेगा, वो समझ जाएगा नहीं यही सही है। तो उस वाली अवस्था को या स्तर को उन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। पहला है परस्पर एक रूप अभिमुखता और दूसरा है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ठीक है, अभिमुखता मतलब आप समझिएगा, ओरिएंटेशन हमने लास्ट में नहीं लिखा है। तो ये वहां तक 2 हो गया था, 0 1 2, अब ये तीसरी और चौथी स्तर है ये। अच्छा, इसमें क्या होगा, परस्पर एक रूप अभिमुखता, इसका मतलब क्या होता है कि इस अवस्था में आने के बाद क्या होगा, इस अवस्था का बालक अब जो लगातार उसके अंदर सामाजिकता का विकास होना शुरू कर दिया, वो धीरे धीरे सोशल समझ या कह सकते हैं या सामाजिक समझ उसके अंदर विकसित हो रही है सॉरी। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, अब वो धीरे धीरे लोगों को भी समझना शुरू कर दे रहा है। लोगों को समझने का मतलब लोगों की आवश्यकताओं इच्छाओं को भी वो समझ रहा है। तो इस अवस्था में आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके अंदर ये होता है कि अब वो लोगों की आवश्यकताओं को न केवल समझ लेता है बल्कि उन आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार भी करने लगता है। अच्छा, आप दूसरों की आवश्यकताओं को समझ लेंगे और उनके अनुसार का व्यवहार क्यों करेंगे, क्योंकि आप उनको खुश करना चाहते हैं। तो इस अवस्था के बालक में यही परिवर्तन आता है कि इस अवस्था का बालक जब लोगों की आवश्यकताओं को समझ जाता है तो इस प्रकार के व्यवहार करने लगता है ताकि वो व्यक्ति उससे क्या रहे, खुश रहे, उसकी प्रशंसा करे। इसीलिए इस वाली अवस्था को प्रशंसा की अवस्था भी कह सकते हैं, प्रशंसा की अवस्था। क्यों प्रशंसा की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था का जो बालक है परस्पर एक रूप अभिमुखता का, वो बालक क्या करता है, प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए त्वरित प्रयास करना शुरू कर देता है। आपको याद होगा या आप देखते, अगर याद नहीं होगा, बहुत बड़े हो गए होंगे तो देखेंगे, आपके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, दिन भर भले ही वीडियो गेम मोबाइल में लेके व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो ही उनको लगता है कि अब पापा के आने का समय हो गया है तो क्या करते थे, हाथ पैर धुल लेंगे, कहीं कोई धूल वगैरह नहीं लगनी चाहिए, और क्या करते हैं, तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। अभी तक खेल रहे थे लेकिन अभी वो पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। आप 2 चीज सोच सकते हैं कि मार की वजह से भी, लेकिन इस वजह से भी कि हम चाहते हैं कि वो क्या हो, वो आए, देखें और खुश हो जाएं। तो चूंकि हम समझ रहे हैं कि वो खुश कब होते हैं, वो हमको पढ़ता हुआ देखते हैं तब। इस तरह घर में और भी, जैसे माँ किस लिए खुश हो जाती है तो हम उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं तो माँ खुश हो जाती है। तो लोगों को खुश करने के लिए हम उनकी आवश्यकताओं को जब समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस वाली अवस्था में हम क्या करना शुरू कर देते हैं, ऐसे व्यवहारों को करना शुरू कर देते हैं जिसके द्वारा लोग खुश हो सकें,
उनको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की, इसलिए इसे कहा गया प्रशंसा की अवस्था। आज जब आप लोगों को खुश करना पसंद करेंगे, इसका मतलब आप लोगों की नजर में क्या हो जाएंगे, अच्छे बच्चे बन जाएंगे। इसीलिए इस अवस्था को एक और नाम से जाना जाता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था, या गुड बॉय नाइस गर्ल की अवस्था। इसे अगर पूछ दे ऐसा गुड बॉय गुड गर्ल या गुड बॉय नाइस गर्ल की अवस्था कौन सी है, तो आप क्या पाएंगे, परस्पर एक रूप अभिमुखता या प्रशंसा की अवस्था क्या है, या किस अवस्था का बालक जो है वो प्रशंसा प्राप्ति करने के लिए व्यवहार करता है, तो इसी अवस्था का। समझ में आ गया। चौथा, अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अभिमुखता को ओरिएंटेशन हरदम याद रखिए, अथॉरिटी मेंटेनिंग। तो यहां आने के बाद क्या है, इस अवस्था के बालक में क्या चेंज आ रहा है, अधिकार संरक्षण, मतलब वह अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रयास करना शुरू कर देगा। अच्छा, अधिकारों का संरक्षण लोग किसके आधार पर करते हैं, नियमों के आधार पर करते हैं। आप देखेंगे इस अवस्था का बालक क्या करेगा, किसी भी व्यवहार को सही अथवा गलत सिद्ध करने के लिए वो नियमों को क्या करने लगेगा, एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करेगा कि देखिए भाई नियम के अनुसार ये काम सही नहीं है तो आप भी गलत हो गए। तो इस अवस्था का बालक क्या करता है, नियमों को न केवल मानता है बल्कि नियमों को बनाए रखने के लिए तर्क करना प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था का बालक, अधिकार संरक्षण की बालक। इस अवस्था के बालक में सबसे ज्यादा किस चीज पर बल देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो न्याय को कह सकते हैं, नियमों को। आप बहुत दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये अवस्था जो है वो न्याय की देवी की अवस्था है, न्याय के देवी की अवस्था है। ये सब न्याय की देवी आप देखेंगे जहां पे न्यायालय वगैरह सीन दिखता है हमें पिक्चर में, तो वहां एक मूर्ति खड़ी होती है किसी महिला की, जिसकी आंखों पर क्या आती, पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होते हैं। वो क्या करती है, वो आपके द्वारा किए गए कार्यों का नियमों से तुलना करती है और आपको दंड सुना दिया जाता है। वहां भावुकता उगता घर रख के जज आते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक नियमों को मानने वाला बालक किस अवस्था का होगा, तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता का होगा। इस अवस्था का बालक क्या, नियमों के आगे किसी का नहीं सुनेगा। तो अगर आप इससे वही क्वेश्चन पूछ देंगे कि उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा के लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए, तो क्या कहेगा, अगर वो नियमों को मानता तो नियम में तो लिखा है ना चोरी नहीं करना चाहिए, तो क्या करेगा, वो कहेगा कि वो काम गलत था। तो इसे न्याय के और नियमों की अवस्था कह सकते हैं, इसे न्याय की देवी की अवस्था कह सकते हैं। अगर आपसे यह पूछे कि वह कौन सी अवस्था जिसमें बालक न्याय को सबसे या नियमों को सबसे ज्यादा महत्व देता है, तो क्या कहेंगे, अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था। ठीक, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक को। चलिए, कोहलबर्ग की अंतिम जो स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 वर्ष से प्रारंभ होता है और जब तक बालक प्रौढ़ नहीं हो जाए, मैच्योर नहीं हो जाए, तब तक ये अवस्था चलती रहती है। अच्छा, इस स्तर को उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। इसकी दो उप अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था का नाम क्या है, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेगलिस्टिक ओरिएंटेशन, आगे जोड़ लीजिएगा। ठीक, तो इस अवस्था की सबसे खास बात क्या है, इसके ठीक पहले जो अवस्था थी जिसको हम अधिकार संरक्षण कहा करते थे, उसमें क्या था, उसके अंतर्गत बालक क्या कर रहा था, बालक नियमों के आगे किसी के नहीं सुन रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो अवस्थाओं में परिपक्व हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे वह नियमों को भी महत्व देगा, लेकिन नियमों को महत्व देने के साथ ही साथ जो वो सोशल इंटरेक्शन यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम से कुछ रिश्ते बन गए हैं, एक दूसरे की जो एक दूसरों के प्रति जो अपेक्षाएं बन गई हैं, उनको भी वो ध्यान में रखना शुरू कर दे रहा है। यानी जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवता एक चीज होती है, वो भी उसके लिए थोड़ा सा महत्व देने लगता है। उसके अंदर जो सामाजिकता का जो विकास हुआ वो भी महत्व देने लगा। मतलब अब वो निरपेक्ष रूप से नियमों को ही अप्लाई नहीं करेगा, या कह सकते हैं नियमों के आधार पर निर्णय नहीं लेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ वो किसको महत्व देना शुरू कर देगा, यहां आने के बाद अब वो आम सहमति को महत्व देना शुरू कर देगा। आम सहमति को, यानी कि जो और लोग हैं समूह के, उनकी क्या राय है इसके प्रति। मतलब वो अकेले नियमों के आधार पर निर्णय नहीं लेगा, बल्कि क्या करेगा, आम सहमति के आधार पर नियमों में क्या कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है। यानी कि इस अवस्था का बालक नियमों को तो मानेगा ही मानेगा, उसके साथ ही साथ वो समाज की सहमति को भी प्राप्त करना चाहेगा। तो सामाजिक सहमति के आधार पर नियमों के आधार पर निर्णय लेगा। यहां पे दो चीजें आ गई, नियम भी है यथावत, लेकिन अब वो नियमों के साथ क्या कर रहा, थोड़ा समझौता करना प्रारंभ कर चुका है। किसके आधार पर, आम सहमति के आधार पर।
तो जब बालक आम सहमति के आधार पर निर्णय लेना प्रारंभ कर दे तो समझिए कि वो कौन सी अवस्था है, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे थोड़ा महत्व अपना क्या होगा, बढ़ाना शुरू कर दे रहा है। अब वो समाज को महत्व देना प्रारंभ कर देगा। अब उन बातों को वो सही मान सकता है जो बात हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत गलत हो नियमों के आधार पे, लेकिन चूंकि लोग कह रहे हैं, समाज के बहुतायत से लोग, मेजॉरिटी ये कह रही है कि नहीं 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 ये काम सही है, जान दीजिए, छोड़ दीजिए, तो वो उस क्षण के लिए जो निर्णय लेगा वो गलत होते हुए भी क्या होगा, उसको ले लेगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, वो किसी शॉप पे गया और उसको भूख लगी थी और वो अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी चीज़ की चोरी कर लेता है, मान लो ब्रेड ही चुरा लिया, और उस ब्रेड को चुराने के चक्कर में वो पकड़ा गया। तो वो शॉप का जो मालिक था वो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना चाहता है कि ये, तो उस समय क्या होगा, लोग आसपास के जुटेंगे अगर, और ये उसको तो किया तो उसने गलत काम है, चोरी करना तो सही है नहीं, लेकिन चोरी करना सही नहीं है ये बात वो जानता है, उसके आधार पर उसको क्या करना है, दंडित करना के लिए वो पुलिस को बुलाने का प्लान बना रहा था। लेकिन लोग क्या करने लगे कि जान दो, क्या ब्रेड ही तो चुराया है, भूखा है बेचारा, गरीब है, जाने दो। तो क्या करता है वो, कार्य गलत होने के बाद भी वहां वो क्या डिसीजन लिया, अच्छा छोड़ो जाने दो, अगली बार से ऐसी गलती मत करना। मतलब वो जान रहा है कि ये बात गलत है, लेकिन चूंकि लोग कहने लगे तो वहां पे उसने क्या किया, वहां पे वो जो निर्णय ले रहा है वो नियमों के आधार पर नहीं हो गया, किसके आधार पर हो गया, आम सहमति के आधार पर। मतलब अगर ये हो रहा है तो आप समझिए वो किस अवस्था में है, सामाजिक अनुबंध की अवस्था में। लेकिन कहीं अगर वो अधिकार संरक्षण की अवस्था में होता तो कभी ऐसा नहीं मानता, वो नियमों को बनाए रखने के लिए सदैव तर्क देता चला जाता और उसके अगेंस्ट वो कुछ स्वीकार नहीं करता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, तो यहाँ पे वो आम सहमति क्या कर रहा है, महत्व दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका नाम है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में क्या परिवर्तन आएगा, अब चूंकि आप देखिए कि इसके बाद कोई अवस्था नहीं आएगी, यानी कि नैतिक विकास की यह सर्वोच्च अवस्था है। अब क्या चीज सर्वोच्च हो सकता है, सर्वोच्च ये हो सकता है कि आप नियम खुद बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस अवस्था में आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, यही परिवर्तन हुआ कि इस अवस्था में आने के बाद अब क्या होगा, बालक जो है वो परिस्थितियों के आधार पर जो निर्णय लेगा वो उसकी खुद के बुद्धि विवेक पर निर्भर करेगा। वो नियमों को ही केवल नहीं फॉलो करेगा, नियम भी उसके साथ रहेंगे, लेकिन अगर उसको लगा, उसके अंदर आत्मा ने कहा कि नहीं ये निर्णय भले ही गलत है लेकिन ले लो क्योंकि यहाँ यही सही लग रहा है, तो क्या करेगा, वो उस स्थिति में झूठ कह देगा या उस स्थिति में वो गलत कामों को भी स्वीकृति प्रदान कर देगा। सोचे कि हम लोग ही जब होते हैं ग्रुप में करते समय, कोई गलत काम करते समय कॉलेज में पकड़े जाते हैं, मान लो किसी ने पकड़ा, उसमें से 1 लोग पकड़े गए, तो मान लो टीचर ने पूछा आपसे कि चलो बताओ ये गलत काम किसने किया है, तो आप चूंकि पकड़े गए हैं तो अपने को तो मना कर नहीं सकते हैं, तो अगर आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि सर जी हम ही रहे बस। इसका मतलब क्या हुआ, आपने झूठ बोला, लेकिन किसके लिए, क्योंकि आपने किसी चीज को महत्व दिया है, ये खुद आपका निर्णय है, कोई आप पे प्रेशर नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे दोस्त हैं, हम तो फंसी गए हैं, उनको बचा लिया जाए। तो वहां पे आपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वहां पे आपने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और क्या किया, वहां पे झूठ बोलना आपको ज्यादा बेहतर लगा। तो आपने चूंकि नियम तो तोड़ ही दिया, नियम तो ये कहता नहीं है कि आप झूठ बोलिए, लेकिन आपने झूठ बोला क्योंकि आपकी अंतरात्मा इसके लिए आपको स्वीकृति प्रदान कर रही थी। तो जिस अवस्था में जाने के बाद बालक अपने विवेक का इस्तेमाल करने लगता है, देखिए बुद्धि समझ लीजिए कि बुद्धि काटने काम करती है, वो नियम के अनुसार आपको उस स्थिति में खड़ा रखेगी जहां पे आपका फायदा हो, लेकिन विवेक वो स्थिति होती है जहां पे हम कह सकते हैं कि मूल्य जुड़ना, ढेर सारे मूल्य जब हमारी बुद्धि में जुड़ जाते हैं तो विवेक उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो जब हम कहते हैं ना कि हमारी अंतरात्मा ऐसी गवाही नहीं दे रही थी, तो जब अंतरात्मा की आवाज सुनकर बालक को डिसीजन लेने लगे, कहे ठीक है नियम अपनी जगह है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यही सही है, तो समझिए कि वो अवस्था कौन सी है, वो अवस्था है सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, जिस अवस्था को हम कह सकते हैं विवेक की अवस्था भी कह सकते हैं। क्यों विवेक की अवस्था कहेंगे, क्योंकि इस अवस्था का बालक केवल नियमों को स्वीकार नहीं करेगा, या ये भी कह सकते हैं कि वो आम सहमति के से भी ऊपर उठकर वो खुद के नियम बना सकता है, वो खुद के नियम बनाकर कह सकता है कि इस स्थिति में हमारा नियम है, हम यही फॉलो करेंगे। तो समझे कि अब वो क्या कर रहा है, वो अब नियमों से भी इतर, आम सहमति से भी इतर, उस नियम में ही परिवर्तन करके अपना निर्णय देना चाहता है।
क्योंकि वो समझ चुका है कि इस परिस्थिति में यही अच्छा है। तो जब ये कंडीशन आ जाए परिपक्वता की, तो समझिए कि बालक नैतिक विकास के अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। अब वो सही गलत का निर्धारण करने के लिए लोगों की सहमति या नियमों का मोहताज नहीं रह गया, बल्कि वो खुद के नियम बनाना शुरू कर दिया है। उसको लग रहा है इस परिस्थिति में यही चीज सही है, तो उसने क्या किया, अपना नियम बना लिया कि नहीं यही सही है। तो इस अवस्था में आने के बाद अगर ऐसा आपको दिखे कि बालक अपना नियम खुद का बनाना शुरू कर दिया है, तो किस अवस्था में है, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था में, यानी हम उसे कहते हैं विवेक की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने देखा कोहल वर्ग की 3 स्तर और उसके अंदर कुल 6 उप अवस्थाएं। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस बात पे आएंगे जहां से ये शुरुआत हुआ था। कोहल वर्ग ने क्या किया था, कुछ बालकों के ऊपर एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, बारी बारी से बहुत सारी कहानियां सुनाई और कहानियों के ऊपर उनकी प्रतिक्रियाएं ली। और कहानियां ऐसी थी जिसमें क्या थी, कुछ न कुछ नैतिक दुविधा जरूर थी। उन नैतिक दुविधाओं पर उनका क्या रिएक्शन था, इसी के आधार पर उन्होंने 3 स्तर और उसके अंदर 6 उप अवस्थाओं का निर्माण किया। अब उसमें एक कहानी का जिक्र अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है उस कहानी को लेके, तो उसी को लेके हम आते हैं और निर्णयों को टिक करते हैं। तो कहानी ये थी कि हाइंज नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी एक पत्नी थी, एक अदद, और उस पत्नी को कोई डिजीज हो गई जिसके कारण उसका बचना मुश्किल था। लेकिन ये था कि हाँ, एक फार्मासिस्ट के पास एक दवा थी उसकी, उस दवा को मिल जाने के बाद उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो हाइंज ने क्या किया, वो दवा को प्राप्त करने के लिए उससे वो जब मिला तो उसने उसके दाम इतने ज़्यादा बता दिए कि हाइंज के पास उतना पैसा ही नहीं था। हाइंज उस व्यक्ति का नाम था। अब हाइंज ने निर्णय लिया कि मैं इस दवा को चोरी करूंगा और चोरी करके अपनी पत्नी की जान को बचा लूंगा। ये पूरी कहानी में इसी का जिक्र था। अब अगर हम उस अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के सामने इसी दुविधा को रखें कि क्या हाइंज ने जो काम किया वो सही किया या नहीं किया, तो हमको क्या निर्णय मिला होगा, उस पर हमको डिस्कस करना है। चलिए आते हैं। कहानी याद है? क्वेश्चन ये है कि हाइंज ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन आप आत्म केंद्रित निर्णय वाले बालक से पूछेंगे, हमने समझाया कि आत्म केंद्रित निर्णय में सबसे ज्यादा मुख्य बात क्या होती है, उसकी स्वार्थता। वो अपनी स्वार्थता के आधार पर निर्णय लेता है। तो क्या लगता है इस अवस्था का बालक क्या कहेगा? वो कहेगा कि हाँ, उसने सही किया, क्योंकि जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस अवस्था में उसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। वो क्या कहेगा? हाँ, वो सही है। दूसरे पर ये दंड तथा आज्ञा पालन। हमने क्या कहा था कि इस अवस्था में सबसे ज्यादा मुख्य चीज क्या है? दंड। बालक को भय रहता है कोई काम करने से पूर्व। तो वो जो काम किया वो क्या था? चोरी का काम था। बच्चे को मालूम है कि चोरी करने के बाद क्या होती है, पुलिस आती है, पकड़ के उसे कहाँ पहुंचा देती है? जेल में पहुंचा देती है। तो वो क्या कहेगा? क्या वो आपको लगता है कि वो बालक उसकी बात को सही या उसके द्वारा किए गए व्यवहार को सही मानेगा? नहीं, वो कहेगा, वो तर्क देगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था हाइंज को, क्योंकि ऐसा करने से पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो यहाँ पे वो क्या कहेगा? नो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता के ऊपर। इस अवस्था में हमने क्या बताया था आपके कि बालक स्वयं की आवश्यकताओं के साथ ही साथ दूसरों की आवश्यकताओं को भी महत्व देगा। अब यहाँ पे दूसरे की आवश्यकता क्या है? जान। उसकी पत्नी की जान अटकी पड़ी है और आपको नियमों की पड़ी है। तो क्या करेगा? इस अवस्था का बालक क्या कह देगा कि नहीं, उसके द्वारा किए गई वो चोरी सही है, क्योंकि वहां पे उस व्यक्ति की जान बचानी ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पे निर्णय क्या होगा उसका? भाई, तो आत्मकेंद्रित निर्णय वाला बालक क्या कहेगा कि हाँ, वैसा करना चाहिए था। ये कहेगा नहीं। और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता वाला क्या कहेगा कि हाँ, ये करना चाहिए था, क्योंकि जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इस पे, ये कौन सी अवस्था है जिसमें वो नियमों को समझ लेता है कि नियम सही है हमारे समाज के लिए? पहली अवस्था क्या है? परस्पर एक रूप अभिमुखता। इस अवस्था में हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये गुड बॉय और गुड गर्ल की अवस्था है। ठीक है। इसके बाद अधिकार संरक्षण नियमों की अवस्था है। तो यानी कि ये कौन सी अवस्था है? ये ऐसी अवस्था जिसमें नियम ज्यादा महत्वपूर्ण होना शुरू कर चुके हैं। तो गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था होने के कारण क्या लगता है आपको कि वो हाइंज के द्वारा की गई चोरी को सही मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि चोरी करना तो पाप है ना। तो फिर वो यहाँ पे क्या कहेगा? तो यहाँ पे कहेगा नहीं, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो नियमों के विरुद्ध है। तो गुड बॉय गुड गर्ल वही करते हैं जो नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार चलने का वो प्रयास करेंगे।
अधिकार संरक्षण, ये तो पूरा न्याय की देवी की अवस्था है, ये तो कतई उसकी बात में सहमति नहीं व्यक्त करेगा। वो क्या कहेगा कि नहीं, नियमानुसार वो सही नहीं है, इसलिए क्या कहेगा, वो भी कहेगा कि नहीं, उसके द्वारा की गई दवाओं की चोरी सही नहीं है। चलिए, दो अवस्थाएं ऐसी हो गई, मतलब कि इसमें इसने हाँ बोला, इसमें नहीं बोला, इसमें हाँ बोला, इसमें दोनों नहीं बोले, क्योंकि दोनों के दोनों नियमों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस पे आ जाइए, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत। इस वाली अवस्था में क्या होता है, नियमों को समझ लेने के बाद भी क्या होता है, आम सहमति को महत्व देना शुरू करता है। तो आपको क्या लगता है, यहाँ वो नियमों को महत्व देगा किसी की जान की तुलना में? एकदम नहीं देगा। सामाजिक अनुबंध में हमने क्या समझाया था कि वो सामाजिक सहमति को, आम सहमति को ज्यादा महत्व देता है। तो निश्चित रूप से वो क्या कर देगा, यहाँ पे भी वो कहेगा कि हाइंज के द्वारा की गई चोरी सही थी, क्योंकि नियम क्या होते हैं, नियम जो होते हैं वो समाज के लिए बनाए गए हैं। उसका तर्क यही होगा कि नियम समाज के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई नियम ऐसा है जिससे समाज की हानि होना शुरू हो जाए तो समाज भी तो उसकी स्वीकृति नहीं देगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, सामाजिक अनुबंध सम्मति की अवस्था में जो है उसमें क्या कर देगा, उसके द्वारा की गई चोरी को वो सही मान लेगा कि नहीं, ऐसा करना चाहिए था। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें बताया कि बालक विवेक की अवस्था इसे कहते हैं ना। बालक क्या करता है, बालक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगेगा, वो नियमों को उतना महत्व नहीं देगा जितना कि अन्य मूल्यों को, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, अन्य जो मूल्य हैं उनको ज्यादा महत्व देना शुरू कर देगा वो। तो उस हिसाब से उसे क्या लगेगा, क्या वो नियम सही है जिसके द्वारा एक बेचारी महिला की जान चली जाए? एकदम नहीं। क्या करेगा, लोगों के विरोध करने के बावजूद भी वो कहेगा कि नहीं, चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा उपयुक्त कार्य क्या है, उस महिला की जान बचाना। तो इस अवस्था का बालक भी क्या कहेगा, उसकी द्वारा की गई चोरी को सही स्वीकार कर लेगा। तो यहाँ पे इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि इसमें किसके सामने उसका उत्तर हाँ था और किसके सामने न था, और जो ना या हाँ का उत्तर उसका था निर्णयों के रूप में, वो क्यों था। हमने उसके कारणों को भी आपको समझाया है। हमें लगता है कि हमने आपको ये सिद्धांत अच्छे समझा दिए। अब आपको इसको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, हम निश्चित रूप से उसका समाधान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।